जो आपने काव्य लेखन या साहित्य के सेवा में आपने नौकरी भी छोड़ दी। जी जी। तो ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि नौकरी से हाँ, पैसा मिलता है मेरे ख्याल से। जी देखिए क्या है कि मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए जो है ऐसा जिससे मैं राष्ट्र और समाज को कुछ दे सकूं। जिस राष्ट्र में, जिस धरती पे मैं पैदा हुआ हूं, यहाँ की जो सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत है उसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। नौकरी में रहते मेरे लिए संभव नहीं था। मैं सनातन चैनल में रचनात्मक निदेशक था और शोधकर्ता भी था। तो वहां देख रहा था कि जो धारावाहिकों की शूटिंग होती थी, जो शिफ्ट होती, 12 घंटे की होती थी। तो 9-10 बजे शुरू होती थी तो रात के 9-10 बजे हो जाते थे। और रीटेक हो गया, एक दिन में एक एपिसोड देना ही है, एक भाग देना, एक कड़ी देना। अगर वो नहीं हुआ, रीटेक हो गया, नए कलाकार है, कई बार जो है निर्माता पैसे बचाने के लिए नए कलाकारों को लाता है, वो उतने दक्ष नहीं होते हैं, तो कई बार उसमें समय बढ़ जाता है। कई बार जो है सामग्री नहीं है, सही चीजें नहीं है, कई बार प्रकाश नहीं है, रात में शूट हो रहा, तो उसमें रात के 12 बज जाए। अब वहां से होटल आने में 1-1.5 घंटा लग जाता था, तो रात के 2 बज गए, फिर खाना खाओ 3 बज गए, फिर सुबह जाना, आंखें लाल रहती थी, समय नहीं मिलता था। 40-50 लोगों को जो है उसमें संभालना दायित्व। आप क्रिएटिव डायरेक्टर, आपको उसमें स्क्रिप्ट भी देखनी है, कल फला फला दृश्य का जो है उसका फिल्मांकन होगा, छायांकन होगा, इतने दृश्य करने ही हैं, फिर आके चर्चा करना था। समय नहीं मिलता था, पैसे मिल रहे थे, समय, और मुझे काम करना था। मैंने अठन्नी वाले बाबूजी 70 पेज लिखे थे, वो 1.5 साल में 70 पेज से 71वां पेज नहीं हुआ। अठन्नी वाले बाबूजी पर आपको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला हुआ। जी जी जी। ये पहली ही रचना थी आपकी मेरे ख्याल से उपन्यास की। हाँ, ये उपन्यास पहला था, लेकिन उससे पहले मेरी जो है चवन्नी का मेला कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, उपन्यास। हाँ, ये पहला उपन्यास था और वो भी पुरस्कृत हुआ वहां। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, तुरंत ही निकलने के बाद ही शायद 15 में 16 में तो किताब आई, 17 के पुरस्कारों के लिए मिला। हाँ हाँ, वहां पर जब गई होगी तब फिर वहां से नाम। विद्रोही शुक्राचार्य उपन्यास में आपने शुक्राचार्य को प्रथम कवि माना है, ऐसा क्यों? ऐसा ये कि उनके जन्म का नाम कवि था और वो पहले ही कवि थे। उनकी एक शुक्रनीति तो आपको भी पता है, सबको पता है। वाल्मीकि तो बहुत बाद में हुए, सृष्टि की तीसरी पीढ़ी जो है वो कवि थे, उनका नाम ही कवि था। और गीता के शुक्राचार्य तीसरी पीढ़ी के कवि थे। तीसरी, ब्रह्मा जी के, सृष्टि के तीसरी पीढ़ी थे। ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र शुक्र। वाल्मीकि तो बहुत बाद में आए हैं। तो और भगवान कहते हैं, कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है कि मैं ही जो है कवियों में शुक्र हूँ, दार्शनिकों में मैं व्यास हूँ। इसी तरह उन्होंने फिर आगे सबके बारे में कहा कि भाई मैं जो है फणधारियों में जो है शेष हूँ, नागों में वासुकी हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, वृक्ष में पीपल हूँ। इस तरह तमाम जो भी श्रेष्ठ है, मतलब वो सबका स्वरूप मैं ही हूँ। तो वहां उन्होंने कहा ही है कि मैं ही कवि हूँ। बाकी आप उपन्यास, इसका उल्लेख कहाँ पर आप बता रहे हैं? किसका? यही गीता के किस श्लोक में कहा ना मैंने? गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में। आपके पास यहाँ निकाल के आप अभी देख सकती हैं। हाँ, मैंने तो पहले से ही लिखा है इसमें, तो ये है के मैंने चेक किया था, वो है उसी जगह। हाँ, तो और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो पुत्र मोह है, सारा खेल पुत्र मोह का, आज भी वही चल रहा, पुत्र मोह है। आप धृतराष्ट्र का देखेंगे कैसे हुआ। और इसको केवल उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ एक अवधारणा बन गई है। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी का भी आप देख सकती हैं। बाल ठाकरे जी ने, उनके साथ उद्धव जी से पहले शुरू से ही, उनके साथ आरंभ से ही जो है छात्र राजनीति से ही, जब वो विद्यार्थी सेना थी तब से राज जी उनके साथ अपने चाचा जी के साथ लगे थे। और बाद में उनके पुत्र, बड़े पुत्र आए और उन्होंने उनको राजनीतिक सत्ता सौंपी और विघटन हुआ फिर आगे। तो यही मामला ये था कि भृगु और अंगिरा जो है भाई थे सगे, 10 मानस पुत्रों में थे। तो ये दोनों सगे इसी तरह चचेरे भाई थे। अंगिरा के पुत्र जीव थे जो आगे चल के बृहस्पति हुए, और भृगु के पुत्र कवि थे जो आगे चल के शुक्र हुए। शुक्र इसलिए हुए कि भगवान शिव के पेट से शुक्र के रास्ते वो निकले, अंधकासुर के युद्ध में भगवान शिव ने निगल लिया। तो ये हजारों हजार वर्ष के बाद उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा, शुक्र धन आचार्य, ऐसे मिलकर शुक्र। पहले उनका नाम कवि ही था, जब वो देवताओं के गुरु बन गए तब भी वो कवि ही थे। अरे उनके राक्षसों के गुरु तब भी। और बृहस्पति का नाम तो इसलिए बृहस्पति, जब उन्होंने बृहस्पति यज्ञ किया बड़ा,
जिससे देवताओं के हवन का रक्षण किया जा सके, वो विद्या सीखी, तो वो बृहस्पति हुआ। जबकि योग्य थे, शुक्राचार्य योग्य थे, उनको देवताओं का गुरु बनना चाहिए था, लेकिन अंगिरा ने उनके साथ छल किया, इसीलिए उनको गौतम के पास जाना पड़ा। गौतम उनके जो है फूफा जी लगते थे एक तरह से, तो गौतम ने उनको शिव के पास भेज दिया कि भाई जैसे समानांतर कैसे दो विद्यालय चल रहे हो तो आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है और अच्छा संबंध भी है, तो उनको लगता है कि यार वहां से लड़का रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो अगर हम अपने यहाँ नाम लिख देंगे तो वहां से दुश्मनी हो जाएगी, हमने निकाल दिया, उन्होंने रख लिया। तो उन्होंने भगवान शिव के पास भेज दिया। उनके यहाँ वो शिष्य तो नहीं कह सकते, उनको आराध्य के तौर पर गए, उनकी आराधना की अष्टमूर्तक स्तोत्र से, और बड़े लंबे समय तक, सहस्त्रों वर्ष तक वहां एक जो है लिंग की स्थापना की, जो है शुक्रेश्वर। हाँ, तो इसीलिए शुक्रेश्वर महादेव कहे गए वो वाराणसी में, और वहां किया, और वहां से उनको जो है संजीवनी विद्या मिली, और फिर वो जाकर के आगे चल करके दानवों के गुरु बने। आपने आदि शुक्राचार्य को ही आदि गुरु क्यों माना है, और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमारे शास्त्रों में? देखिए, उनके तो बचपन का नाम ही कवि था। ये एक पुराण में नहीं है, कई अनेक पुराण, मैंने अपने ग्रंथ में कम से कम 12 पुराणों के उल्लेख किया है जी। और उसमें अध्यायवार जिन्हें देखना हो देख ले, तो उनका बचपन का नाम कवि ही था जी। और बचपन का नाम नहीं, जब वो दैत्यों के गुरु बन गए तब भी उनका नाम कवि ही था। देव दानों में 12 युद्ध हुए हैं जी। उन 12 युद्धों में जो अंधकासुर का युद्ध है, जब उसमें उन्हें भगवान शिव ने निगल लिया, नंदी पकड़ के ले गए, तो बहुत सहस्त्रों वर्ष तक उनके उदर में रहे, और बाद में शुक्र के रास्ते जब वो बाहर आए शिव कृपा से, तब उनका नाम शुक्राचार्य हुआ। तो वो पहले से तो वो रचयिता थे, उनकी एक शुक्र नीति कृति है। और मैं विस्तार में न जाते हुए गीता के 10वें अध्याय का 37वां श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए खुद ही कहा है कि विष्णु नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय कविना नाम हम व्यास कवि मुनीना नाम व्यास कवि नाम उष्णा कवि। तो उनका कहना यह है कि विश्ववंशियों में मैं ही कृष्ण हूँ, जो है उष्णा यानी उष्णा माने कि वही शुक्र। उनका नाम भार्गव है, चूंकि वो भृगु के पुत्र थे तो एक नाम भार्गव भी है। उनका नाम एक एकाक्ष भी है, चूंकि उनकी एक आंख चली गई थी अपने शिष्य बलि को बचाने के चक्कर में, तो एकाक्ष भी उनको कहा जाता है। तो उनके कई नाम क्या प्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य विष्णु जी के साले लगते हैं? बिल्कुल है, लगते नहीं है, कहते हैं जैसे कि इनको जानते हैं कि मानते हैं। ये कैसे? हाँ, क्योंकि भृगु की जो पुत्री थी लक्ष्मी श्री, भृगु की पुत्री, हाँ, यानी कि इनकी बहन। हाँ, इनकी बहन हो गई, ठीक, शुक्राचार्य हाँ, की। तो ये जो है उनके जो है साले बहनोई का संबंध है, और इसमें भी शुक्र की ही भूमिका है। आपको पता है कि पहले देवता अमर नहीं थे, तो देवताओं को परोक्ष रूप से अमर करने में इनका ही योगदान है, इनका शुक्राचार्य का शुक्राचार्य का। ये तो उनका विवाह ही नहीं था विष्णु जी का। एक्चुअली बार बार देवताओं के युद्ध में क्यों जाए? जो खलिहर आदमी हमारे गांव उद्यम का है, जो खलिहर आदमी है तो कुछ न कुछ 3-5 बार खेल कर आला। तो आपके कहानी संग्रह कौन कौन से आए हैं अब तक? देखिए, मेरे 2 कहानी संग्रह है। 2005 में पहला कहानी संग्रह आया चवन्नी का मेला, जिसने मुझे एक जो है लोगों के बीच जो है एक पहचान तो दिलाई, बड़ा लोकप्रिय रहा। कई बहुत सालों तक लोग मुझे चवन्नी वाले कहते थे, चवन्नी वाले, चवन्नी वाले। सब बोलते 8वीं कब आएगी। संयोग देखिए कि जब उपन्यास आया तो 8वीं वाले बाबूजी आए, तो कई लोगों का रुपया कब आएगा। तो ऐसा संयोग ही है। फिर मेरा जो दूसरा संग्रह है पेड़ा बाबा की कृपा, और ये जो है कथन पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध है, रमेश उपाध्याय जी नहीं रहे, उनका बड़ा मुझे प्रेम मिला और उन्होंने इसे छापा। पहले इसका कुछ शीर्षक और था, फिर उन्होंने ही इसका नाम रखा पेड़ा बाबा की कृपा। तो मैंने कहा कि अग्रज रचनाकार हैं, और उन दिनों जब मैं संघर्ष कर रहा था तो साहित्यकार खड़ा ही नहीं करते थे, बात करना तो दूर की बात है। तो मैं पढ़ता रहता था, तो उन्होंने कहा अपनी कहानी भेजो। मैंने भेजी और उन्हें पसंद आई, उन्होंने उसका शीर्षक बदल के रखा और वो छापा। तो उसी नाम से मैंने फिर जो है पेड़ा बाबा की कृपा कहानी संग्रह आया दूसरा। उसके बाद आया 8वीं वाले बाबूजी जी। और कविताओं में काले अक्षर कविता और कवि, जिसके लिए मुझे देहरादून का काव्यश्री पुरस्कार मिला था 21,000 का, वो उसी के लिए मिला था जी। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। अच्छा। शायद भविष्य में जल्द ही आए, क्योंकि आजकल कविताएं लोग छापते नहीं, प्रकाशक, वो भी एक बड़ा खेल है प्रकाशकों और लेखकों के बीच बड़ा। जी, हम वो भी जानना चाहते हैं। और एक मेरी कविता संग्रह रहा है, मैंने प्रेम बो दिया। वो तो लोगों को लगा, प्रकाशक को लगा था कि वो भी किताब बिकेगी नहीं, लेकिन वो 3 महीने में ही खत्म हो गई।
काव्य की, कविताओं की। हाँ, कविताओं की मैंने प्रेम बो दिया, वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो और एक बाल कविता संग्रह आया बचपन की प्रकृति, जिसकी 2 कविताएं जो है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी शामिल हैं, 2 कविताएं उसकी। और संयोग इसमें इतना रोचक है कि जो मैंने पहली कविता 12 वर्ष की उम्र में लिखी थी, काले बादल, कहिए तो मैं उसकी 4 पंक्तियां सुना, बिल्कुल बिल्कुल वो ही पाठ्यक्रम में लग गई। और जब मेरे बच्चे तीसरी में पढ़ रहे थे तो तीसरी कक्षा में वो लगी। काले बादल नीले बादल आसमान में उड़ते बादल, पानी भर भर लाते बादल, खेतों में बरसाते बादल। ये कविता है। इसके अलावा भी आपकी काव्य रचना मैंने भी सुनी है जी। थोड़ा एक आप प्रेम पर भी मुझे थोड़ा सा एक काव्य आपकी। ठीक है, तो मैं ये डायरी ले लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरी लेकर आपको एक प्रेम पर कविता सुना देता हूँ। क्योंकि इतना सारा लिखने के बाद में सब कुछ याद हो ये संभव तो नहीं है। हाँ नहीं, अभी इस समय 1400 से अधिक रचनाएं हैं। हाँ, वो सब और कविता किताबें जल्दी प्रकाशक छापते नहीं है, जो है अपने व्यवसाय के चक्कर में। ये कविता आपकी हालांकि मैंने भी पढ़ी है अपने बच्चे के कोर्स में। जी जी जी, जी। धन्यवाद। आइए मैं आपको कविता सुनाता हूँ। मैं चूंकि भाषा का छात्र हूँ, तो प्रेम भाषा जब आएगा तो कैसे देखिए कैसे आता है। मैं हूँ भाषा, तुम हो मेरा व्याकरण, प्रेम का तुमसे ही सीखा आचरण। मैं था पतझड़, तुम जो बन मधुमास आई, बन गया जीवन सुनहरा उद्धरण। प्रेम से तुमने हराया क्रोध को, तुमसे सीखा जिंदगी के बोध को। प्रेम से जग को है जीता जा सके, सिद्ध कर दिया प्रेम के इस शोध को। करना चाहूं मैं तुम्हारा अनुकरण, सब तुम्हारे गुणों का कर लूं वरण। तुम जो आई भवन से गृह हो गया, भवन और गृह का अंतर जो समझेंगे जी। तुम जो आई भवन से गृह हो गया सारे दुखों का निराकरण। और इसका उपसंहार देखिए। प्रेम से कुछ उभर आए गीत हैं, लगता है दीवार खिड़की मीत हैं। मीठी तानों का हुआ आदि श्रवण, सब तुम्हारे प्रेम से हुए प्रीत हैं, सब तुम्हारे प्रेम से हुए प्रीत हैं। तो ये गीत आपको मैंने सुना। एक मेरे मन में और समस्या आ रही है जी। कि आप की लगातार पुस्तकें आ रही हैं, चाहे गीत की हो जी, उपन्यास हो, कहानी हो, तो आपका प्रकाशकों के साथ में अक्सर कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती होगी। तो क्या प्रकाशक और लेखक का मेल जोल है, या कहीं कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि लेखकों को दबाने की कई बार कोशिश की जाती है या उनका शोषण करने की कोशिश की जाती है? तो आपके साथ क्या ऐसा अनुभव रहे हैं? बिल्कुल है। देखिए, प्रकाशक जो है वो एक शोषक ही होता है लगभग जब तक कि आपकी प्रतिष्ठा न हो जाए। अभी मैं हाल की बताऊं, ये शुक्राचार्य की ही बात करता हूँ, वाणी प्रकाशन में नाम लेता हूँ। वाणी प्रकाशन को मैंने ये पुस्तक दी और वहां के संपादक थे अशोक मिश्र जी, उनसे बातचीत हो गई। उसके बाद उन्होंने किसी कारण से प्रकाशक से नहीं जी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मैं तो समझा कि मेरी किताब आ रही है। फिर मैंने पूछा, 2-3 महीने हो गए, पता चला कि उन्होंने वहां से सेवा छोड़ दी है बतौर संपादक। तो मैंने उनसे संपर्क किया तो उनका नहीं, हम आपकी किताब छाप रहे हैं वहां पर। और अनुबंध, हमने कहा अभी तो अनुबंध हुआ नहीं। बोले नहीं अनुबंध तो हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अनुबंध भेजा, हमने अनुबंध किया। हमने कब आएगा उनका अगले पुस्तक में नहीं, तो अनुबंध में कुछ विशेष चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल, अनुबंध विशेष है। उसमें ये रहता है कि भाई लेखक को वो क्या रॉयल्टी देंगे, क्या देंगे, कितनी प्रतिशत देंगे, और वो किताबों को लेकर कैसे वो प्रचार क्या करेंगे, उनकी और क्या शर्तें रहेंगी,
ठीक है, आजकल तो किताबें जैसे ई बुक आएगी तो क्या है, हार्ड बाउंड रहेगा तो क्या है, पेपर बैक है। अच्छा, इसी किताब का हाँ, प्रकाशक जो प्रचार प्रसार करेंगे उनका भी उल्लेख उनका होता है है कि उसमें। आपको तो लेखक के साथ कैसे रहेगा, अगर इसकी कोई सामग्री पे फिल्म बनती है, कल सीरियल या कुछ बनता है तो उस पर उनकी अनुमति आवश्यक है या जो भी है, तमाम चीजें सारी कॉपीराइट्स जो कह हाँ सकते जो है, और कॉपीराइट अधिकार तो लेखक का रहता है, लेकिन उनके इतने क्लॉज रहते हैं कि उनसे बिना किए आप कुछ स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। खैर मैं तैयार हो गया, हमने कहा कि मित्रों ने कहा कि भाई आप धैर्य रखिए, एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है, वास्तव में वाणी का बड़ा नाम है, वहां से छपेगी तो लोगों तक, पाठकों तक जाएगी, आपने इतना श्रम किया, 9 साल मेहनत की। तो बाद में उन्होंने 1 फरवरी चली गई, 2 फरवरी चली गई। अच्छा, मेरे पिताजी साहित्य से उनको कोई लेना देना, बड़े दुखी रहते थे मेरे कविता कहानी से कि मेरे साथ के पढ़े लिखे सब खूब पैसा कमा रहे हैं और ये नौकरी वोकरी छोड़ के साहित्य में लगा है, और पैसे में घर नहीं दे पाता था ज्यादा, कभी कुछ दिया, कभी 1000, कभी 2000, कभी नहीं दिया, तो वो बड़े दुखी थे। तो उनको किसी ने बताया कि आपकी बेटा बड़ा किताब लिख रहा है, उससे बड़ा पैसा मिलेगा। तो पिता जब मैं गाँव गया तो मैंने कहा, सुना तुम कोई किताब लिख रहे हो शुक्राचार्य? मैंने कहा हाँ बाबूजी लिख रहा हूँ। बड़ी किताब लिख रहे हो? हमने कहा हाँ बड़ी, पैसा मिलेगा? हमने कहा हाँ मिलेगा। तो बड़े खुश हो गए। तो हर 10-15 दिन, महीने फोन करके पूछते, अरे तुम्हारी किताबियां आ रही है, कब आएगी? पूछते पूछते 1 साल हो गए। मैंने प्रकाशक को 3-4 बार मेल किया, कोई जवाब नहीं दिया। फोन भी 1 बार किया तो वहां महिला ने उठाया, वो व्यस्त है, बात करें, कोई बात नहीं हुई। मेरे पिताजी 9 नवंबर को गुजर गए, किताब नहीं आई और मैं क्षोभ से भर गया। फिर मैंने उनको एक कड़ा मेल लिखा, हमने कहा आपका ध्वंस हो जाएगा, ऐसे ही लिखा मैंने। तो हमारे कई मित्रों ने कहा कि देखो विनोद कुमार शुक्ल वाला हुआ, उनका ऐसा हो गया, आपका श्राप लग गया। हमने कहा वो बात नहीं, मेरी पीड़ा थी। फिर उनको लिखा, उन्होंने कहा ठीक है, आप में कामा नहीं लगा है, आप में फुल स्टॉप नहीं लगा है, आपने पैराग्राफ ठीक से नहीं किया है, और आपने अपनी निजत्व को इसमें ज्यादा स्थान दिया अपने बारे में। मैंने कहा भाई ये सब तो अनुबंध से पहले होना चाहिए, और अगर यही बात कहनी तो 4 मेल के पहले मेल में बता दे तो मेरा साल भर बचता ना। हाँ, हम उसमें कुछ परिवर्तन या तो करते या तो आपके साथ अनुबंध तोड़ते। आज वही किताब है कि लोग कह रहे हैं कि आपने इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा, जहां जहां जा रहे हैं हर जगह किताब देखी जा रही है। जिस दिन विमोचन हुआ उसी दिन किताब इतनी बिक गई, सारी किताबें बिक गई जो वहां उपलब्ध थी। तो वह है इस तरह से, पहले भी प्रकाशकों ने ऐसे किया है। तो जब तक आपका नाम, चूंकि मेरा इतना नाम हो गया है व्यक्तिगत, मेरे संबंध इतनी, मेरी किताबें बिक जाती हैं जो है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है बड़े प्रकाशकों से। इसलिए मैं देखिए मेरी किताब कोई किसी बड़े प्रकाशक। इसका समाधान क्या है फिर? इसका समाधान इस पे जो है सरकार को इस पे दखल देना चाहिए, इस पे नियम बनाने चाहिए। किताब का टाइमिंग कोई नहीं है, जब अनुबंध बने तो इसमें लिखित होना चाहिए भाई किताब 6 महीने या 3 महीने में छपनी चाहिए। दूसरी बात, प्रकाशक पहले लिखती थी आवृत्ति 1100 की या 5000 की, 10,000 की, 300 की। आज आवृत्ति नहीं लिखते, कितने का संस्करण छप रहा, छापेंगे 1000 बताएंगे 300। तो ये लेखक को कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी कृति पहला एडिशन गया? अभी विनोद कुमार शुक्ल में चल रहा ना बात की भाई हिंद युग में भी छाप रहा है और वाणी से भी आ रही किताबें, उनके पत्र भी उसमें आया है कि भाई ऐसा हमने मना किया था, उसके बाद भी किताबें छापा उनके। हाँ, दोनों जगह दिया, कहीं से नहीं छपी होगी तो उन्होंने दूसरी जगह दिया। हाँ, तो नहीं वही रॉयल्टी का बेईमानी वाला मामला था कि ऐसा है आरोप, और तो अलग सच क्या है वो चल रहा है, वहां से उन्होंने लेके दे दिया जो है हिंद युग में, और उन्होंने 30 लाख की उनको रॉयल्टी दी। सोचिए, जहाँ की सारा कुछ वाणी के पास था, क्या मिला वो उस पर नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, पहले भी हुआ, इसीलिए मैं अब देखता हूँ नए प्रकाशकों को दे देता हूँ कि ठीक है मेरे अंदर प्रतिभा मेरे लेखन में रहेगी, मेरा अगर लेखन अच्छा है 10 साल 20 साल 20 साल बाद 25 साल बाद कोई एक दिन में कालजयी नहीं होता, कोई बड़ा लेखक नहीं होता। तो हिडिंबा को लोगों ने जिन्होंने पढ़ा वो खोज रहे हैं कि अगला क्या लिख रहे हैं, तो फेसबुक पे खोजते हैं मुझे लोग, क्योंकि मैं वो इंस्टाग्राम वगैरह मुझे उतना आता नहीं खाता, मैं केवल फेसबुक पे ही रहता हूँ या व्यक्तिगत संबंध है लोगों से तो लोग मुझे खोज लेते हैं। इसी तरह से मुझे जो है कहाँ से, गिरडीह से एक महिला ने खोजा, हमारी मित्र का जन्मदिन है, वो भी महिला थी, उनको हिडिंबा चाहिए जो भेजना, ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से जो है कुल्लू से, जहाँ से जिनके हिडिंबा, वहाँ से एक जो है महिला ने कहा कि हमको ये हिडिंबा चाहिए, कहाँ मिलेगी, नहीं मिल रही, अप्राप्य है ऑनलाइन। अभी ऐसा विद्रोही शुक्राचार्य का है, अभी देखिए ऑनलाइन थी, अभी खत्म हो गई वहाँ से जो है अमेजन से। तो ऐसा है। आप कानपुर आए हुए हैं, इसके पहले भी आप कानपुर आ चुके हैं। जी जी जी। तो यहाँ के साहित्यिक माहौल में और आपके मुंबई के साहित्यिक माहौल में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? कोई परिवर्तन नहीं है, साहित्यिक जो माहौल है सब यहाँ, हर जगह सब जगह सुनिए, यहाँ भी सब मठाधीशी है, जो जहाँ है वहाँ सब एक अहंकार में डूबे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लोग अध्ययन नहीं करते,
यहाँ हमारे एक मित्र हैं श्री हरिवाणी जी हैं, ये जो हिडिंबा है उसमें उनका भी योगदान है जी। और जो शुक्राचार्य है, यही चर्चा चली थी, शुक्राचार्य आदि कवि हैं कि नहीं, जो आपके तो वाणी जी से वो फिर उन्होंने फेसबुक पे जी, डाला, मैंने एक बार फिर बड़ा फेसबुक पे इसकी हुआ, चर्चा देखी थी, बड़ी आपकी चर्चा हुई थी। जी, तो जी। कानपुर का बहुत बड़ा योगदान है दोनों कृतियों में, जी जी जी। जो है हिडिंबा के बारे में भी यहाँ जो है पहले जो है चर्चा होनी थी, किसी कारणवश जो है मैं नहीं आ सका। तो हिडिंबा का और शुक्राचार्य का दोनों का कानपुर से बड़ा गहरा संबंध है। यहीं कानपुर आया था श्री हरिवाणी जी के यहाँ, उनसे चर्चा हुई, आदि कवि के बारे में मैंने लिखा, तमाम उसमें बहसा हुआ। उसमें वहां भी देखिए जातिवाद है। वहां एक सज्जन थे, बड़े लेखक हैं, कानपुर के ही पहले थे, आजकल दिल्ली में रहते उपन्यासकार हैं। तो उन्होंने मेरा नाम उपनाम देखा तिवारी जी। तो जैसे उन्होंने देखा बोले ये ब्राह्मणवाद है और ये वाल्मीकि दलित थे जी। और शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, इसलिए शुक्राचार्य को जो है आदि कवि बनाना चाहते हैं, वाल्मीकि को हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते अब हैं, उनको क्यों कुछ अध्ययन प्रतिष्ठित है वो हटाएगा हाँ, थोड़ी ना, वो तो भाई आदि कवि के रूप में हम सब, लेकिन जो नहीं जानता है। हाँ, आप तथ्य पे नहीं बात करेंगे, हाँ। उन्होंने केवल उपनाम देखा। जी। तो ये पूर्वाग्रह जो है भरा पड़ा हुआ है अध्ययन दोनों से तरफ। ये चीजें हटनी चाहिए, हाँ। पूर्वाग्रह अध्ययन से हटना हाँ चाहिए। बिल्कुल, और अध्ययन ही मूल है, अध्ययन करते नहीं। आज आप देखिए मुझे कितने लोग लिखते हैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद, अरे भाई मनु क्या है, मनु कौन थे, मनुस्मृति है भाई, उसका आवरण नहीं देखे होगे तुम, पढ़ना तो दूर, पढ़ो फिर आओ बात करो। तो कई चीजें आज के सोशल मीडिया के जमाने में अवधारणाओं से चलनी, सुनो सुनाई व्हाट्सएप से, एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। समाज में हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो दलित हो या दलित ना हो, सवर्ण हो जो है, या कायस्थ हो, यादव हैं, वर्मा, सारे लोग मनुष्य। मैं तो समझता हूँ मेरे लिए मनुष्य। मेरे यहाँ एक सुचित कुमार सायतोंडे आए, दलित थे, ठीक है ना, गुरु घासीदास को मानने वाले। मैंने उनको अपने यहाँ अखबार में रखा, अखबार डालना, हमने कहा तुम अखबार, उनके पास बेरोजगार हो गए थे, किसी संगीत कंपनी में थे, तो मैंने उनको 1500 रुपए की नौकरी देकर बताया कि आप ये अखबार डालिए, यहाँ से आपका विस्तार होगा। आज जो मुंबई में बड़े अखबारों के बड़े वितरक हैं और लाखों रुपए महीना कमाते हैं, वो दलित ही थे, हमारे साथ बैठे थे, हम उनके घर का भोजन जाके किए। अब कई लोग कहते हैं अच्छा गांव में तो छुआछूत है, शहरों में नहीं जी है। जी जी। तो भाई शहरों में नहीं तो शहरों में खत्म कर दो आरक्षण, शहरों में वो सब खत्म करो, जिसे ग्रामीण में रखो, तो फिर पलट जाएंगे। तो इसका कोई अंत नहीं। अच्छा ये ईर्ष्या द्वेष, ये समाज के लिए अच्छा नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं। फिर वही हुआ कि मुसलमानों ने योगदान किया, राष्ट्र ले लिया। अभी मैं कहीं गया तो कुछ लोग बात कर रहे थे, सवर्ण ही थे, बोले हमें भी एक राष्ट्र दे दो। हाँ। भाई हम 15% है ना, तो भारत का 15% हमको हिस्सा दे दो। सही है। ये कहाँ जाएगा? ये तो फिर वही है कि देश विभाजन की तरफ जाएगा। लोग कहते हैं कि हाँ यूजीसी, तो कहते हैं कि सवर्णों के लिए अलग, ज्यादातर विद्यालय सवर्णों के हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सवर्ण अलग पढ़े ना, ओबीसी दलित अलग पढ़े, तो झंझट ही नहीं होगा कि ऐसा करना। तो ये क्या हो गया, आप विभक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हो खतरनाक ढंग से, केवल वोट के चक्कर में। सही है। भाई कहते हैं शेर तो शेर ही रहेगा, उसकी संख्या कम है, इसका मतलब हाथी राजा हो जाएगा, चीता, सबका महत्व है। तो आप जो है समाज में वैमनस्य जो है ये बढ़ाने का मुझे लगता है, और इसमें सोशल मीडिया का और राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया से ज्यादा तो राजनीति ही प्रथमतः इसका मूल कारण है, नहीं, लेकिन वो अपने लिए उपयोग करते हैं। आप सोचिए कि ब्राह्मणों को लोग गाली दे रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, जब नारा चला इसके खिलाफ क्या हुआ, सवर्णों भारत छोड़ो। अभी एक वर्मा करके IAS मध्य प्रदेश, आपने देखा ना कि जो सवर्णों की बेटी चाहिए, यही अभी कह दीजिए। फिर आप क्या किया सरकार ने? एक बार सरकार केंद्र सरकार का किसी प्रतिनिधि का इस पे आया बयान अधिकारी? सही है, नहीं आया। तो अब मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, इसलिए राष्ट्र छोड़ रहे हैं। देखिए जितने बुद्धिजीवी हैं जो सक्षम हो गए हैं वो भारत छोड़ रहे हैं, पलायन है हर साल बड़े स्तर पर जी। उसका एक कारण ये भी है कि एक आदमी 80% लाकर नहीं पा रहा है और एक आदमी जो माइनस मिला करके आदमी बन जा रहा है। तो ये कहां से है? फिर आप जाओगे 1000 साल पहले, जाओ भाई 1000 साल पहले पीछे चले जाओ ना। अंग्रेज आए थे तो आपको लूट, वहां अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ, सब बेटे में बसना चाहते हैं, उनसे करो। मुगल आए, मुसलमान इतना अत्याचार करे, तो इस तरह तो सारे मुसलमानों को बेटियां ले लेनी चाहिए, सारे मुसलमानों को मार के भगा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने तो देश ले लिया भाई, ये पूरा अभी भी दावा कर रहे हैं कि अलग देश और लेंगे। जी जी। तो ये तो अति है, और अति का वही होता है फिर अंतिम युद्ध रण होगा। फिर तो राष्ट्र जो है ये राष्ट्र के हित में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। अच्छा, आपके साथ पे ये परिचर्चा हमारे लिए बहुत फलदायी रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक इससे जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, नया जानने की जो उनकी भूख है वो थोड़ी शांत होगी। और पवन जी के द्वारा जो कानपुर का योगदान है
मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बना रहे और कानपुर वासी आपके लिए शुभदायक हो, फलदायी हो। और आज भी आपके कुछ कवि सम्मेलन मेरे ख्याल से इसके बाद भी लगे हुए हैं। हाँ, इसके और बाद में एक जी, सम्मान में जो है एक कवि सम्मेलन रखा है जी जी वाणी जी और चातक जी ने मिलके। जी जी जी। हाँ, इसके बाद ही है तो आपके उसके लिए भी कार्यक्रम के बाद में। शुभकामनाएं आपकी। और यहाँ से जितने भी लोगों से आप मिले सबके साथ आपके साहित्य का भी विस्तार होता चले, मेरी शुभकामनाएं। और हमारे चैनल हार्दिक अभिनंदन की भी आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आपके चैनल हार्दिक अभिनंदन को भी बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपका ये चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करे, आप प्रगति करें और इससे सकारात्मक विचार समाज में जाए। समाज में जो है जो वैमनस्यता बढ़ रही है अनेक माध्यमों से, प्रसार माध्यमों से या राजनीतिक कारणों से, जी उसमें उसका खंडन हो। समता मूलक समाज जैसा हम कहते हैं केवल नारों में न रहे, जो है समता बढ़े और जातिगत जो वैमनस्यता है वो कम हो। यही आकांक्षा एक भारतीय के रूप में कर सकता हूँ। शुभ आकांक्षा आपकी फलीभूत हो, ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जी धन्यवाद।